बेटा पेज 30 वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। हम शुरू कर रहे हैं बेटा पिछले पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। सपनों के से दिन एक बार दोहराई हो जाए। बेटे कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से ये सिद्ध होता है? ठीक है, ये हमारे 22 पेज पे कुछ लाइनें आई थी। देखिए 22 पेज पे कुछ पंक्तियां आई थी। टॉप पैराग्राफ, हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब हम बहुत छोटे थे तो बोली कम समझ पाते, इसके उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह से समझ लेते। अर्थात खेलने में किसी को भी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, खेलने में बाल मन अपने आप इशारों से भाषा को समझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। दैट इज ऑन पेज 26 हमारा पैराग्राफ आया था 26 पेज पे। बेटा 26 पेज खोलिए, टॉप लाइंस ही हैं। ठीक है कि फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखों हल्के से झपकाते और कहते शाबाश, वेल बिगिन, ओ अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमें मिलती तो मिली होती तो उससे भी अधिक उन्हें पीटी साहब की शाबाश लगती। सभी के द्वारा दिए गए गुड्डों से अधिक उन्हें पीटी साहब की दी हुई शाबाश लगती। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपी और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास होता। सेम पेज 26 पेज, लास्ट पैराग्राफ देखिए, उसमें है कि नई कॉपी और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास रहने लगता। इसका ठीक ठीक कारण लेखक को भी नहीं पता था, लेकिन कभी बाद में समझ में आया मनोविज्ञान पढ़ने के बाद कि इस अरुचि का कारण अगली श्रेणी की मुश्किल पढ़ाई, मास्टरों की मारपीट का डर और अध्यापकों द्वारा उन्हें थोड़े ही वक्त में हरफन मौला समझा जाना था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान क्यों समझने लगता। दैट इज ऑन 27 पेज बेटा, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या है, मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउट को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह से विसल से मार्च किया करते, फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी, जवान। ओके, नेक्स्ट है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया था, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। दैट इज ऑन 28 पेज, यू नो इट वेरी वेल कि फारसी की क्लास में उन्होंने एक शब्द युग्म शब्द रूप याद करने को कहा था। दैट इज ऑन 28 पेज, नीचे से 9th लाइन, नीचे से अगर गिने तो 9th लाइन है, आपके लेसन में ही है कि प्रीतम चंद जी ने फारसी का एक शब्द रूप याद करने के लिए कहा था और आदेश दिया था कि कल इसी घंटे में जबानी सुनेंगे। सभी ने घर जाके देर रात तक उस शब्द रूप को याद किया, कुछ उसे आधा याद कर पाए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वो पूरा याद हो, इसलिए मास्टर जी घुर्राए। उन्होंने बच्चों को मुर्गा बनने के लिए कहा, टांगों के नीचे से हाथ निकालकर, जिससे कि कुछ क्षण में ही बच्चों की टांगे जो थी वो अकड़ जाती थी। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी में भागे जाने की जगह ना लगने पर कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता। वही दोबारा पीटी सर वाला कि जब पीटी सर उन्हें परेड करवाते, 1 2 3 कहते, उनके साथ चलते और उन्हें शाबाश देते तो उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगता। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था।
और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। बेटा, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल में छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाता कि गणित के 200 सवाल मिले हैं, हर रोज के 15-15 करेगा तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब अंत में 10-15 दिन रह जाते तो सोचता 10 की जगह 15 सवाल कर लूंगा और खत्म हो जाएंगे। लेकिन समय अगर उससे भी कम हो जाता तो लेखक सोचता कि सवाल ना करके अध्यापक की 2 चपत खा लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो जो चपत खाना था वो ओमा, उनका एक दोस्त था ओमा, उसकी तरह वो अपने आप को समझने लगता। ओमा जो था वो छोटे कद का था, 4 बलिष्ठ मतलब 4 बलिष्ठ हाथ शरीर था उसका, बहुत बड़ा सा सिर था, नारियल के उसके तरबूज जैसा नारियल की तरह उसकी आंखें थी, बंदरिया की तरह शायद। तो ये सारा हमें वर्णन करना है इसमें। ठीक है, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की विशेषताएं। बेटा, पीटी सर की विशेषताएं, एक तो वो अनुशासन प्रिय थे, बच्चों को हिलने तक भी नहीं देते थे। प्रेयर में या प्रार्थना सभा में अगर बच्चा कहीं झुककर अपनी पिंडली खुजलाना चाहता तो उसके खुजलाने पर वो बाघ की तरह झपट पड़ते, काफी ज्यादा गुस्सा करते। ठीक है, कठोर स्वभाव का था, क्रूर व्यक्ति था वो। मतलब हम पॉइंट्स में देखें, 2-3 पॉइंट लिख के उनको इलेबोरेट कर सकते हैं। अनुशासन प्रिय में लिख देंगे कि वो हर बच्चे का अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, प्रार्थना सभा में जरा सा भी पिंडली नहीं खुजलाने देते। कठोर स्वभाव में लिखते कि कैसे फारसी की क्लास में उन्होंने बच्चों को मुर्गा बनाने के लिए बना लिया था। ठीक है, और कई बार वो शाबाशी देते, स्काउट परेड बहुत अच्छी करवाते, ये भी उनकी विशेषता थी कि बच्चों को स्कूल आना अच्छा लगने लगता। ठीक है, और अंदर से विनम्र हृदय के थे। पक्षियों को जब हाथ पर रखकर वो दाना चुगवाते या बादाम की गिरियां छील कर देते तो इससे पता चलता कि वो नरम स्वभाव के भी थे। ये हो गई सारी विशेषताएं। आई थिंक 1-2-3-4 विशेषताएं हो गई ना। पहली विशेषता कि अनुशासन प्रिय थे, दूसरी विशेषता बहुत क्रूर स्वभाव के थे, चौथी के बच्चों को इतनी बड़ी सजा दी, तीसरी विशेषता स्काउट परेड करवाते, चौथी विशेषता कोमल स्वभाव के भी थे। ठीक है, 4 विशेषताएं होगी। विद्यार्थी को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। पाठ में जो युक्ति अपनाई गई है वो है कि मास्टर प्रीतम चंद बहुत बुरी तरह से बच्चों को मारते थे, बाघ की तरह झपट पड़ते थे। ठीक है, तो वो युक्ति जो है वो आज के समय में पूर्णतः चल नहीं सकती। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा करने के लिए लिख देंगे कि इन दोनों चीजों में सामंजस्य होना चाहिए। ना तो उस समय की तरह बहुत ज्यादा मार पड़नी चाहिए और ना ही इतनी ढिलाई होनी चाहिए कि बच्चों को कुछ कहा ही ना जाए। दोनों चीजों में सामंजस्य होना चाहिए। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए, यानी एक खट्टी एक मीठी। जब आपको स्कूल आना बहुत अच्छा लगा, आपको स्कूल बहुत प्रिय लगा, या जब आपको स्कूल आके कठिनाई का अनुभव हुआ, दोनों यादें कुछ भी। ठीक है, जरूरी नहीं है ये यादें आपकी पर्सनल, आपकी अपनी, आप बीती हो, आप कोई भी याद लिख सकते हैं। ठीक है, प्राय अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने से रोकते हैं। यानी अभिभावक मीन्स, मैंने पिछली बार बहुत अच्छी तरह से बताया था, अभिभावक वर्ड को आप नोट कर लीजिए, पत्र में भी आ सकता है, अनुच्छेद में भी आ सकता है। अभिभावक मीन्स पेरेंट्स। माँ बाप आपको रोकते हैं कि आप बाहर खेलने मत जाइए। आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको माँ बाप रोके नहीं? सबसे पहले तो हम दोनों चीजों में सामंजस्य बना के रखेंगे, पढ़ाई और खेल में। माँ बाप से जितना समय खेलने के लिए मांगेंगे उतने समय में ही अगर हम वापस आ जाएंगे तो माँ बाप हमें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अपने अनुशासन का पालन करेंगे हम उस तरह से। ठीक है, वो कहा भी गया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। ये उक्ति पहले चलती थी, अब इस उक्ति को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि खेलना आपके स्वास्थ्य का निर्माता है।
इसलिए आउटडोर गेम्स यानी बाहर खेलने जाना भी जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है, खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? तो ये तो एक अनुच्छेद है बेटा, खेलों का महत्व अनुच्छेद है कि आपके लिए खेलना क्यों जरूरी है। शरीर को तंदुरुस्त रखता है, दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। आप जितना दिमागी तौर पे थकते हैं, बौद्धिक जो हमारी थकावट है उसको शारीरिक खेल ही मिटा सकता है। ठीक है, शारीरिक थकावट को दिमागी काम करके हम मिटा सकते हैं, रेस्ट करके मिटा सकते हैं, लेकिन दिमागी थकावट को केवल आउटडोर गेम्स ही कवर कर सकती हैं। दिस वॉज होल अबाउट दैट लेसन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द न्यू लेसन, दैट इज टोपी शुक्ला। ओके, वी आर गोइंग टू रीड द लेसन टोपी शुक्ला। हाँ जी बेटे, टोपी शुक्ला लेसन में बेटे जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, टोपी शुक्ला संचयन का लेसन है। इसमें क्या है बच्चे कि एक बच्चा है जो जिसका नाम टोपी शुक्ला है, उसकी बचपन में दोस्ती हो जाती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो अन्य जाति का है। अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि जब भी हम खेलते हैं, हम जब खेल कूद करते हैं तो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा बीच में अड़चन नहीं बनती। ठीक है, तो हमारा जो नायक है टोपी शुक्ला, इसकी दोस्ती हो जाती है एक मुसलमान लड़के से। वहां जाके वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। उस घर में जाके वो कंफर्टेबल क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसकी आदतें और मुसलमान घर की आदतें बिल्कुल अलग है। उसका खाना पीना मुसलमान घर के खाने पीने से बिल्कुल अलग है। लेकिन लेखक यहाँ कहता है कि टोपी शुक्ला की बात करना असंभव है जब तक हम इफ़न की बात नहीं करते। उसके दोस्त का नाम है इफ़न। जब तक हम इफ़न की बात नहीं करते तब तक टोपी शुक्ला की बात करना फजूल है। अब दोनों अलग धर्म के, एक मुसलमान है एक हिंदू है, लेकिन दोनों में बनती इतनी है। और क्यों बनती है बेटे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि जो इफ़न की दादी है वो पूर्वी बोली बोलती है। इफ़न की दादी और टोपी की माँ की बोली मिलती है। ठीक है, इफ़न की दादी और टोपी की माँ की बोली मिलती है। इसलिए अपनी माँ क्योंकि काम में व्यस्त रहती है, बहुत समय नहीं दे पाती, इसलिए टोपी अपना जो कंफर्ट जोन है या जो अपना कह सकते हैं आराम जो है वो इफ़न की दादी के पास जाके पाता है। टोपी के अपने घर में सारे उसे अच्छी भाषा बोलने को कहते हैं, उर्दू बोलने को कहते हैं, यानी अच्छी रिफाइंड लैंग्वेज, और उसे पूर्वी बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अच्छा। टोपी अपने घर में सबसे छोटा है। सबसे छोटा होने के कारण उसे जो भी चीज मिलती है ना बेटा, वो उसको सेकंड हैंड मिलती है। यानी बड़ों ने पहने हुए कपड़े उन्हें मिल जाते हैं, नए कोट सिलवाए गए, उन्हें बड़े को कोट छोटा हो गया तो वो उसे दे दिया गया कि छोटा सिल गया, इसे नया सिलवा देंगे, तेरे को ये मिल गया। तो टोपी को ये बात हर्ट करती है। ठीक है, तीसरी बात, पहला हो गया बोली, दूसरा हो गया कि उसे चीज ऐसे मिलती है, तीसरी चीज ये हो गई बेटा कि टोपी घर में छोटा है और उसे सारे कार्य दिए जाते हैं कि आप कार्य कीजिए। हम छोटे को आवाज लगाते हैं और कहते हैं ये काम कर दे, वो काम कर दे, यानी दादी का काम, मम्मी का काम, बड़े भाइयों का काम, सबका काम उसे ही करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। तो बेटे वो एक कई बार 2-3 बार एक ही क्लास में फेल होता है, 2-3 बार टोपी एक ही क्लास में फेल होता है। तो उसमें इतना मतलब इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, उसमें इतना कुंठा का भाव भर जाता है कि वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। जब इफ़न के फादर की ट्रांसफर हो जाती है, इफ़न के पिता का जब तबादला हो जाता है, जब इफ़न वहां से चला जाता है तो टोपी अपने आप को अकेला समझता है। टोपी 2-3 बार अकेला होता है। पहली बार टोपी अकेला होता है जब इफ़न की दादी मर जाती है, दूसरी बार टोपी अकेला होता है जब इफ़न वहां से चला जाता है। ठीक है, तो बहुत अकेला होने के कारण इफ़न अपना जो कंफर्ट जोन है, अपना सुकून जो है वो खोजता है अपने घर की नौकरानी में। तो वो जाकर नौकरानी के पास बैठता है। अब जो बच्चा सारा दिन नौकरानी के पास बैठेगा, उसका अपना जो व्यक्तित्व है वो भी नीचे हो जाएगा। यानी हर समय नौकरानी उसे यही सिखाती है, माफी मांग ले, चल छोड़ तू बात को, यानी उसका जो है सोचने का ढंग ही वैसा हो जाता है। दिस इज द होल स्टोरी
बेचारे को, टोपी को टीचर्स की तरफ से भी एक ही साल में फेल हो जाने के कारण, 2-3 बार फेल हो जाने के कारण टीचर्स भी उसे इग्नोर करते हैं। उसे कहते हैं चल छोड़, तूने क्या पढ़ना है, तू अगले साल के बच्चों के साथ पढ़ना। ठीक है, इस तरह उसे बेचारे को काफ़ी, व्यक्तित्व उसका काफ़ी नीचे नीचे जाता रहता है। दिस इज़ द होल स्टोरी, काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन टोपी की बात इफ़न के बिना नहीं की जा सकती क्योंकि इफ़न उसकी ज़िंदगी था। ओके, तो आई एम गोइंग टू रीड नाउ।